हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब 1946 में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो नवंबर 1946 में बनी। मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1946 में फॉर्म हुई। तो इसमें जो एलोकेशन सीट्स की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 में वो थी ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसेस स्टेट और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो चार थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इनकी सीट्स 292, 93 और 4 मतलब टोटल कुल मिला के 389 थी। ठीक, तो ये सारी मतलब कैबिनेट मिशन जो हमारा था उसने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फॉर्मेशन की 1946 में, और ये हमारी सीट्स की डिमार्केशन थी। उसके बाद इसमें हमें जो मेन चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है वो है कमिटीज़, जिस पे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो व्हाट वर द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, तो यूनियन पावर कमेटी जो हेड कर रहे चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और फिर से अगर हम इसमें स्टेट्स कमेटी देखें तो जवाहरलाल नेहरू। मतलब यूनियन, जहाँ जहाँ पे यूनियन और स्टेट पहले आएगा तो वो सारी की सारी कमेटीज़ हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे भीमराव अंबेडकर, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टीयरिंग कमेटी के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। और माइनर कमेटीज़ भी थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, हाउस कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, बट इसमें हमें उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी इसमें थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो 29 अगस्त 1947 में थी वो थी ड्राफ्टिंग। इसका टास्क ये था कि टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाना था। इसमें 7 मेंबर्स थे। भीमराव अम्बेडकर, ये पता होना चाहिए कि मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी। तो ये 7 लोग जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड टू बी पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, और इस एंड रिसीव द सिग्नेचर्स ऑफ मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इस बार डिक्लेयर टू बी पास्ड। ठीक, और इसको अगर देखा जाए तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो गया। आफ्टर दैट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया दैट वाज द प्रियम्बल। प्रियम्बल वाज द लास्ट थिंग दैट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और यही डे था 9 नवंबर 26 1949, ऑन द डेट ऑफ विच वी अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने उस टाइम पे अडॉप्ट किया नवंबर 26 1949 में, उस टाइम पे इसके 395 आर्टिकल थे और 8 स्केड्यूल्स थी। ठीक, जो हमें दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक, तो कुछ प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे जो हमें करने होंगे, मतलब ये सारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 63, 324, 366, 367, 79, 80, 88, 91, ये सारे थे, मतलब जो उस टाइम पे भी थे और अभी भी ये आर्टिकल फोर्स में है। ठीक, और जो रिमेनिंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो विद इफेक्ट आए 26 नवंबर 1915, और ये वाले सारे के सारे आर्टिकल जो थे ये नवंबर 26 1949 ऑनवर्ड कंटिन्यू कर दिए गए। और 26 जैन 1950 इसको मतलब हम इट इज़ रेफर टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एट द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो मतलब जो शुरुआत असल महीने में हुई वो 26 जनवरी 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। जनवरी ही 26 ही क्यों चूज़ किया, वाई वॉज दिस डे स्पेसिफिकली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थे, कुछ सिग्निफिकेंस था। ये इसी दिन था 1930 के टाइम पे कि लाहौर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उस टाइम पे पूर्ण स्वराज मतलब डिक्लेयर कर दिए गए थे, उसको सेलिब्रेट किया गया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था। तो इसलिए मतलब इसको जो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको ध्यान में रखते हुए दिस डेट वाज अडॉप्टेड, और इसी डेट को हम क्या करते हैं अपना
मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बाकी जो वन लाइनर फिर से पोटेंशियल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जिस पर हमें ध्यान देना होगा कि मतलब अदर फंक्शन दैट वर सपोज टू परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम तो था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, फिर ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड जो थे वो बनाए, लेकिन उसके अलावा इसके और जो काम थे इसने क्या किया, इट रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। नेशनल फ्लैग जो था वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, ठीक। और नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 और नेशनल सॉन्ग ऑन द सेम डे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया ऑन Jan 24 1950। तो ये चीज़ हमें याद करनी है। नेशनल फ्लैग थोड़ा पहले ही हमने अडॉप्ट कर दिया, और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग उसके बाद में। नेशनल फ्लैग ऑन July 22 1947, नेशनल एंथम ऑन Jan 24 1950 एंड नेशनल सॉन्ग ऑन January 24 1950। इसके बाद अगर हम आगे सीरीज़ में चलें तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम पे बन रहा था तो सारे लोग मतलब इससे खुश थे। देयर वर क्रिटिसिजम्स ऑल अराउंड। क्रिटिसिजम्स भी थे, मतलब इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द पॉलिटी प्रिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें इसको क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ा। क्यों क्रिटिसिज्म? इसलिए था क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ एक्चुअली मेड, इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा बोला जा रहा था कि जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हैं या तो वो इलाइट मतलब हायर क्लास ऑफ इंडिविजुअल हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर या तो वो मतलब हैवीली डोमिनेटेड बाई कह सकते हो लॉयर्स, मतलब जो इसी फील्ड में, तो उन्हीं का मतलब एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी वो थोड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मतलब इसमें जो मेंबर्स इसके थे वो कोई मतलब डेमोक्रेसी में जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, एंड देयर वर नो रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो कोई हमने इलेक्ट किया या ऐसा कुछ करके जो लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक ये था। इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, तो इसका ये भी क्रिटिसिज्म है कि इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। क्योंकि ये जो सॉवरेन बॉडी मतलब हम इसको कहते हैं, क्योंकि नहीं कहते, क्योंकि ये सॉवरेन बॉडी में हमने कहा कि नो बडी शुड एक्चुअली डिक्टेट द टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी फॉरेन एजेंसी नहीं डिक्टेट कर सकती हम पे। बट जितने भी मतलब सेशन हुई इसकी, देवर इन मतलब उनको परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। तो उनको उनके प्रपोजल्स का वेट करना पड़ता है, तो इसलिए कहते हैं कि इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। फिर कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। हमें जैसे आपको पता होगा कि 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगभग हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में लगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया, तो देर वॉज मतलब कह सकते हैं काफ़ी टाइम लगा इसको फिर बनाने में, तो इसलिए कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसलिए भी किया जाता है क्रिटिसाइज, क्योंकि इट वाज कांग्रेस डोमिनेटेड। क्लोज टू 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली, बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट उस टाइम पे थे, तो उन्होंने कहा, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। मतलब ये उनके स्टेटमेंट, द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। क्योंकि कांग्रेस ने ही इसको रिप्रेजेंट किया, तो हैवीली डोमिनेटेड बाय कांग्रेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे प्रोड्यूस्ड इज अन इंडियन एंड ए स्लेविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, अकॉर्डिंग टू लोकनाथ मिश्रा। क्योंकि फंडामेंटल जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी या कंट्री के होने चाहिए, दे वर मोर आर लेस सेटल्ड। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट फैब्रिकेट फ्रेश आइडियल्स, मतलब हमने कुछ नया लाया नहीं, इसमें से कॉपी पेस्ट किया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। तो इसको इसलिए भी मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एलिफेंटाइन साइज, मतलब इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है टिपिकली अन गांधीयन है, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा बात करते थे रूरल एरियाज़ की, हमेशा बात करते थे कॉमन मैन की। तो वो सारी चीज़ में इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो गांधीयन आइडियोलॉजी हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली साइडलाइन, कुछ हद तक है, बट फिर भी मतलब जैसे हम उनको बापू कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी मोरलेस यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली इग्नोर्ड है, कुछ हद तक है।
तो इसीलिए कहते हैं इट्स टिपिकली अन गांधीयन। और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस या जो इसमें चीज़ें हैं वो मतलब 1935 एक्ट, जैसे हमने पहले के लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से डायरेक्टली डिराइव की हैं। ठीक, तो इसको बोला जाता है बैग ऑफ बोरोइंग्स, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। ठीक, तो कम्युनिस्ट वर अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे वांटेड अ सोवियत स्टाइल स्टेट आर्किटेक्चर, एंड सोशलिस्ट वर अनहैप्पी विद द रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वांटेड है। ये तो हमें बेसिक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मतलब वही डिफरेंस है। और कोई कई लोगों का कहना ऐसा भी है कि अगर इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मतलब इसमें फिर डिफरेंट सेट्स ऑफ इंडिविजुअल होने चाहिए फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मोमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गोइंग टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इट वाज मेजरली डोमिनेटेड बाई हिंदूज। जैसे उन्होंने उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा इट वाज मेजरली वन पार्टी इन वन कंट्री, वन पार्टी वन कंट्री। तो जैसे कांग्रेस ने डोमिनेट किया वैसे हिंदूज इसमें डोमिनेटेड थे, बाकी सेट्स ऑफ रिलीजन हमने रिप्रेजेंट नहीं की। तो कैवियट्स ऑफ एम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उस उन्होंने क्या किया, ही टुक अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द डेलिब्रेशन ऑफ द असेंबली। ही वाज वो उनको अपने लॉजिकल ओपिनियन के लिए उनको जाना जाता है। और मतलब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो होते हैं ना वो उनके हमेशा रहते थे। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ही शन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल। He avoid hero worship in politics. Bhakti in religion leads to salvation, but in politics it leads to sudden disaster and dictatorship. सही बात है। ठीक, तो भक्ति रिलीजन में आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगी, बट इन रिलीजन अगर ऐसा है तो डिजास्टर ही लाने का काम करेगी। ठीक, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड रिमेन हॉलो इफ एफर्ट्स आर नॉट मेड टू एड्रेस एक्सट्रीम सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हम तभी करेंगे अगर हम वी आर एबल टू एड्रेस द इश्यूज एंड द ग्रीवियंसेस ऑफ द एक्सट्रीम वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, तो तभी हम इसकी बात कर सकते हैं। तो ये उनका था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था। दो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थी इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल, और प्रियम्बल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी क्रिटिसिज्म थी क्योंकि इसका एलिफेंटाइन साइज था। एलिफेंटाइन साइज के बाद इस वॉज डोमिनेटेड बाई कांग्रेस, इट वॉज डोमिनेटेड बाई हिंदूज। मतलब मेजोरिटी इसमें लॉयर की थी, लॉयर लोग ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कोई लोग कहते कि ये अन गांधीयन था। ठीक, अन इंडियन था। अन इंडियन क्यों, क्योंकि वी आर अगर हमें वर्ल्ड में किसी चीज़ के लिए अभी भी जाना जाता है तो दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी अगर हम देखें लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो, या किसी चलो आगे आने वाले लेक्चर्स में इसमें बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं मतलब हमने अपने जो इथिक्स या जो अपना स्टैंड था जिस पे हम एज अ कंट्री हमें जाना जाता था, वो सारी चीज़ें हमने इसमें दिखाने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसका क्रिटिसिज्म भी हो, लेकिन कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो क्रिटिसिज्म ब्रिंग्स आउट द बेस्ट in everybody, every individual, every organization. So thank you for this video. If you really like this initiative, please press the like button, hit subscribe and share it with your fellow aspirants, and do comment if you are really liking this initiative. And please tell me like if, because I always believe that there is always a chance of improvement. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat.